हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस इंडियन इकोनॉमी 2024 का। दैट मीन्स ये हमारे इंडियन इकोनॉमी का लास्ट वीडियो होगा। हमने इससे पहले 2013 से 23 तक में हर एक क्वेश्चंस को डीप एनालिसिस किया है और आज 2024 का भी हम ये करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज 2025, राइट। सो बस ये लास्ट पेपर को हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन इंडिया द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अब इसमें ऐसा है कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो बैंक यूजुअली लेती है, जिसको हम ओवरनाइट मनी भी कहा जाता है। अब इसके अंदर पॉइंट ये होता है कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो इसको लिंक किया जाता है विद द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ आरबीआई लाइक रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब ये बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तब फॉलो करती है जब वो बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन किया गया है, राइट। वेरेज जो एनबीएफसी की बात करते हैं हम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो रेपो रेट जो कैश रिजर्व रेशियो वो नहीं मेंटेन करती। सो दैट मीन्स कि अगर एनबीएफसी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं कर रही है तो वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं अवेल कर सकती। सो फर्स्ट स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बताया गया है कि इन इंडिया द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दैट इज राइट कि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को होल्ड कर सकता है। दैट मीन्स वो एक बॉन्ड होल्डर बन सकता है। थर्ड है इन इंडिया द स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 and 3, that is option D, 2 and 3 only. Next है with reference to the Indian economy, the collateral borrowing and lending obligations, that is collateral borrowing and lending obligations are the instruments of. अब जो collateral borrowing and lending obligations, these are part of the short term borrowing, कि ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट हो जाता है, राइट। एंड जैसे हमने रिकॉल किया था, जैसे आप रिकॉल करोगे 2023 में सेम एक क्वेश्चन था जिसके अंदर बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस पूछा गया था। तो उसके अंदर जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट इज ऑल्सो फॉर द शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए, राइट। तो जो कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस है, इट इज पार्ट, इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट एंड हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये डायरेक्ट हमने जो 2023 में जो पीवाईक्यू था ना वो सेम इसके अंदर यूज कर दिया गया। सो हेंस पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, कि टोटल फर्टिलिटी रेट एक इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये वो होता है कि एक लाइफ टाइम में एक वुमेन जो है वो अपने प्रोडक्टिव ईयर्स में, यानी कि जब उसका ओवुलेशन का पीरियड होता है पूरे लाइफ टाइम में, तो वो कितना फर्टाइल रहती है, राइट। सो दैट मीन्स कि उस समय पे द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स जो एक वुमेन देती है बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, कि जो चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर उसने कितने लाइव बर्थ्स दिए हैं, वो हो जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट। तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कौन कौन से इसमें से ट्रेड कर सकते हैं। सो इंश्योरेंस कंपनीज ये कर सकती है, पेंशन फंड्स ये भी कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ये भी कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर सिंपल है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सभी लोग ले सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज भी कर सकती है, पेंशन फंड्स भी कर सकता है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। तो हेंस ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द अबव इज और आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड हो, राइट, कि इनमें से फाइनेंशियल एसेट कौन सा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ फाइनेंशियल एसेट, करेंसी स्वैप इज अ फाइनेंशियल एसेट,
whereas motor vehicle is not a financial asset नहीं है वो, right? मतलब वो financial asset नहीं है, that could be considered as an asset, as a depreciating asset कह सकते हैं हम, but वो एक financial asset नहीं है। तो इसका correct answer आ जाता है 1 and 3, that is option D only। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नाउ ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट? सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस कि ये हमारे एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, इसको ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं हम, लाइक एज एन ह्यूमन ज्योग्राफी में, एंड हम इकोनॉमी में भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया कि ये इकोनॉमी एक्टिविटी और ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये करेक्टली मैच हुआ है या नहीं है, राइट? तो अब मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन होना है, यानी कि जमीन में से कोई भी चीज आपने निकाली है, आपने एक पौधा निकाला है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर में जो आपने चीजें निकाली है जमीन में से निकाली है, राइट? तो वो एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि आपने कोई माइनिंग एक्टिविटी करी है, आपने जमीन में खोद के कोई मिनरल निकाला है, सो दैट इज ऑल्सो प्राइमरी एक्टिविटी। सो दैट मीन्स जमीन में से कोई चीज निकालना वो एक प्राइमरी एक्टिविटी हो जाती है। सेकेंडरी एक्टिविटी ये होती है कि जो जमीन में से निकाली हुई चीज का आप प्रोडक्शन करते हो, यानी कि उसको आप प्रोड्यूस करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन जमीन में से निकला है, सो दैट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब वो कॉटन को आपने एक कॉटन का शर्ट बना दिया या कॉटन का और कोई एड प्रोडक्ट बना दिया, सो दैट मीन्स कि प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन भी आता है। फिर टर्शियरी एक्टिविटी में ये हो जाता है कि आपने कोई तरीके की सर्विस दे रहे हो, राइट? अब इसके बेसिस पे हम ये समझते हैं, तो सबसे पहला क्या है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द प्राइमरी एक्टिविटी, राइट? प्रोड्यूस करना इज द प्राइमरी एक्टिविटी, बट उसको स्टोर करना में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बट ये क्या कर रहा है, एक सर्विसेज दे रहा है, वेयर हाउसिंग और गोडाउन्स की सर्विसेज दे रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, ये टर्शियरी एक्टिविटी में आ जाएगा। सो दैट इज नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंड है डेयरी फार्मिंग, कि डेयरी फार्मिंग क्या हो गया, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, दैट इज राइट। थर्ड है मिनरल एक्सप्लोरेशन। सो अभी हमने देखा कि जो जमीन से जो चीज निकालते हैं, लाइक माइनिंग अगर हो जाता है तो वो एक्सट्रैक्शन हो रहा है जमीन के रिसोर्सेज का, राइट? तो वो एक्सट्रैक्ट करना इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड नॉट अ टर्शियरी एक्टिविटी। वेयरएज फोर्थ हो गया दैट वीविंग क्लोथ, कि आपने एक क्लोथ बनाया, जैसे हमने कहा कि मैंने कॉटन प्रोड्यूस करके उससे कॉटन का एक शर्ट बनाया, तो वो हो गया एक सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 and 4, that means only 2। इसमें बोला कि how many of the pairs given above are correctly matched, इसमें से कितने correctly match है, only 2 are correctly matched। तो hence option B, only 2 is the correct answer। Now next same इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर दो तरीके का बताया गया है, एक है वर्किंग कैपिटल और एक आ गया है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होता है कि जो आप डेली यूज कर रहे हो, राइट? दैट मीन्स कि आप इसको रीयूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रीयूज, राइट? फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अरे आई गेस चेंज हो गया क्या? यस, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल को आप रीयूज नहीं कर सकते, राइट? तो अगर वापस हम देखते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है, इस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट रीयूज, हम उसको रीयूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये आज आया है, कल खत्म हो जाएगा, परसों वापस नया लेना पड़ेगा। ओके, वेयरएज फिक्स कैपिटल क्या होता है, दैट यू कैन रीयूज, कि आप इसको आज भी यूज कर रहे हो, कल भी यूज करोगे और उसको परसों भी यूज करोगे। ओके, सो ये मेजरली डिफरेंस होता है, राइट? तो उसके बेसिस पे अगर हम इसका ये पढ़ते हैं, पैर्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहला क्या है कि फार्मर्स प्लो। नहीं, फार्मर्स प्लो क्या होता है कि ये जब भी सीजन चेंज हो जाता है, जैसे रबी के बाद खरीफ आ रहा है, राइट? तो खरीफ सीजन में क्या होता है कि फार्मर्स का प्लो यूज होता है, कि वो क्या करता है कि रबी सीजन के बाद वो जमीन को वापस खुरेदेगा, वो सॉइल को वापस खुरेदेगा, तो वो प्लो से खुरेदेगा, राइट? तो ये वर्किंग कैपिटल ना हो के ये एक फिक्स कैपिटल कंसिडर्ड कहा जाता है। वेरे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, राइट? उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, हेंस इट इज नोन एज द फिक्स कैपिटल, दैट इज ऑल्सो राइट हो गया। फिर है यार्न यूज्ड बाय वीवर, कि जो यार्न वीवर यूज करता है वो हम रीयूज नहीं कर सकते। मतलब एक बार यार्न यूज हुआ, उससे कपड़ा बन गया, अब वो कपड़े को वापस हम उससे धागा नहीं बना सकते। सो यार्न का मतलब क्या है, एक धागे से कपड़ा बनना।
ओके, तो एक धागा जब कपड़ा बन चुका है तो वो वर्किंग कैपिटल में आ गया, वो फिक्स कैपिटल नहीं रहा, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वेरे जो पेट्रोल है, पेट्रोल हम डेली यूज कर रहे हैं कि आज मैंने यूज किया है, कल वो खत्म हो गया, सो दैट इज नॉट अ फिक्स कैपिटल बट इट इज अ वर्किंग कैपिटल। सो अगेन हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच? सो 2 and 3, यानी कि ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements, right? यानी कि फॉरेन बैंक्स को ट्रीट करने के लिए इसमें से कौन सी चीजें कंसिडर करनी चाहिए? ओके, सो इसके अंदर पहला है दैट देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ₹500 करोड़ का बताया गया कि कब जब कोई फॉरेन बैंक अगर आती है इंडिया में तो आरबीआई के अकॉर्डिंगली उनको जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 500 करोड़ का होना चाहिए, और यहाँ पे बोला है देयर इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। दैट इज इनकरेक्ट। वेरे सेकंड स्टेटमेंट में बोला है फॉर अ होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया at least 50% of the board members should be Indian national. That is also correct, right? So first is incorrect, second is correct, so correct answer आ जाएगा option B, 2 only. Next है with reference to the corporate social responsibility. Now corporate social responsibility क्या होता है कि CSR वो होता है कि जब एक कंपनी इतना सारा पैसा कमाती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, अडानी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, तो सरकार कहती है कि आप ये सारा पैसा इंडिया की सोसाइटी में अपना प्रोडक्ट बेच के कमा रहे हो, राइट। तो इसलिए आपकी कुछ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट लेके आओ। मे बी आप उनके लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाओ, आप उनके लिए हेल्थ केयर बनाओ, आप उनको फूड प्रोवाइड करो एक्सेट्रा, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। तो ये क्या है कि कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। तो ये आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो भी कंपनीज एक मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैसा कमाती है तो उसको सीएसआर रूल्स उस पर लागू हो जाते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कई बार इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आ सकता है कि आप किसी का स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हो, राइट। तो कई सारी कंपनीज क्या करती है कि वो कहती है कि एक हमारी जो कंपनी है, हम हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज का स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, राइट। तो उससे फायदा किसको हो रहा है? ये कंपनी को ही हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कई सारी कंपनीज स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स को फॉलो करती है, बट उसके बेसिस पे अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. So that is right कि अगर आपने बोला है कि हमें स्किल डेवलपमेंट करानी पड़ा, आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को ही करवा रहे हो, सो दैट इज नॉट CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा है कि उसमें आपका कुछ फायदा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का फायदा होना चाहिए, तभी वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाएगी। फिर सेकेंड आ जाता है CSR रूल्स do not specify minimum spending on CSR activities. Now that is incorrect कि CSR में बताया गया है कि मिनिमम आपको इतना स्पेंड करना पड़ेगा तभी तो CSR रूल्स का पार्ट बनेगा, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। यस, नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, if the United States of America were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि मान लेते हैं, जैसे हमने देखा कि इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किसके नाम पे है? ये इंडियन गवर्नमेंट के नाम पे है। अब ऐसा हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट खुद ही डिफॉल्ट हो गई है, तो ये जो बॉन्ड होल्डर्स है वो क्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकार खुद ही डिफॉल्ट हो गई है, राइट। तो वही चीज इसके अंदर बोला गया है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, राइट, अब वो बॉन्ड्स होल्डर्स कई सारे, मैं भी एक बॉन्ड होल्डर हूं, तो अगर यूएस गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट हो गई है तो वो बॉन्ड होल्डर पैसा क्लेम नहीं कर सकता कि उसके पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जिसके नाम में बॉन्ड था
वो पूरी एंटिटी ही डिफॉल्ट हो गई है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है द यूएसए गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट. अब आज के टाइम पे अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ मानी जाती है. क्यों मानी जाती है? क्योंकि हमें गवर्नमेंट बॉन्ड जब मैं खरीद रहा हूं तो गवर्नमेंट बॉन्ड मेरे को इन रिटर्न कोई हार्ड एसेट्स नहीं दे रही है कि भाई मैंने 50 रुपए का बॉन्ड खरीदा है तो मेरे को इन रिटर्न सरकार 50 रुपए दे देगी. बट वो मैं क्यों खरीद रहा हूं सरकार के बॉन्ड? क्योंकि मेरे को सरकार के नाम पे भरोसा है, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट, कि सरकार नहीं डूबेगी. अगर सरकार बदल सकती है बट सरकार कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि अगर सरकार डूब गई तो ये देश ही पूरा डूब गया, राइट? तो वही चीज यहां पे बोली गई है कि यूएसए गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट, कि कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड हार्ड एसेट से बैक नहीं किया जाता. फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अगर मैं खरीदता हूं तो उसके बदले में सरकार ने इंडियन पार्लियामेंट को गिरवी कर दिया है या कोई और प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया है, राइट? ये ऐसा नहीं होता. हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें सरकार के नाम पे भरोसा है. सो दैट मीन्स ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1. तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंडिकेटेड लैंडिंग. नाउ सिंडिकेटेड लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप यहां पे लेट्स से 10 मेंबर्स है, राइट? 10 मेंबर ने मिलके एक ग्रुप बनाया. अब ये मेंबर क्या कर रहे हैं कि लार्ज लोन्स दे रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स दे रहे हैं, नॉट अ शॉर्ट टर्म लोन्स. तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स दे रहे हैं तो एक ग्रुप है, यानी कि एक सिंडिकेट है, वो आपस में ही एक दूसरे को लोन दे रहा है, राइट? तो उसको सिंडिकेट लैंडिंग कहा जाता है. सो स्टेटमेंट 1 है कि सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, राइट? दैट इज राइट, कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट हो गया, यानी कि समझ लीजिए कि ये 10 मेंबर में से किसी एक मेंबर ने लोन लिया और वो डिफॉल्ट हो गया, ठीक है? सो दैट मीन्स बाकी कितने मेंबर बच गए? 9 मेंबर्स बच गए. तो ये 9 मेंबर का जो रिस्क है वो 9 मेंबर्स पे आ रहा है कि अगर एक डिफॉल्ट हो गया तो वो 9 के 9 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट और लम सम ऑफ द फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन. नाउ दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप अमाउंट को फिक्स नहीं कर सकते, राइट? अब ये 10 मेंबर 10 तरीके के लोन लेंगे तो इसके अंदर क्रेडिट लाइन भी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. Yes, last question is consider the following statements with respect to the digital rupee, that it is the sovereign currency और मतलब डिजिटल रुपी यानी डिजिटल करेंसी के बारे में है. It is the sovereign currency issued by the Reserve Bank of India, that is right, in alignment with the monetary policy, that is also right, कि डिजिटल रुपी Reserve Bank of India इशू करता है. Second, it appears as the liability of the RBI's balance sheet, that is also right, क्योंकि RBI जो पैसा इशू करती है वो RBI की लायबिलिटी है. कि आज के टाइम में मैं 500 रुपए की नोट है, अब वो 500 रुपए पे सिग्नेचर है आरबीआई के गवर्नर का, दैट मीन्स कि आरबीआई का गवर्नर इज लायबल कि अगर पूरे इंडिया में ये 500 का नोट नहीं चलता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोट हमें चला के देगी, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है जस्ट बिकॉज आरबीआई गवर्नर का उसके ऊपर सिग्नेचर है कि ये आरबीआई के गवर्नर ने इशू की गई है. ओके, सो वो उसकी लायबिलिटी हो गई. थर्ड है इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, दैट इज इनकरेक्ट, कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली ऐसी कोई डिजिटल रुपी नहीं है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली डिजिटल रुपी भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है. फोर्थ है इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, दैट इज ऑल्सो राइट, ये करेक्ट हो गया. सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, राइट. सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने इकोनॉमी के PYQs खत्म किए फ्रॉम 2013 टू 2024. आई होप आप सभी को ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड द कमिंग एग्जामिनेशंस. सो ऑल द बेस्ट,
and see you all next time. Till then, stay safe and study well. Thank you.